हेलो गाइस, वेलकम टू द 12th वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों के बाद फिर से मैंने सोचा कि और एक प्रयास करते हैं वीडियो बनाने का। तो आज मैंने क्लास 10 के सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, उसके बारे में वीडियो बनाने का एक प्रयास करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और होप कुछ समझ पाएंगे आप जो मैं बताने वाला हूँ आज। तो ये जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो क्लास 7 में आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ा था। तो अभी भी आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, वही उसको थोड़ा थोड़ा कुछ डिटेल, कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस के साथ पूरे चैप्टर को आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, हमें आइडेंटिफाई करना है कि एसिड कौन सा है कौन सा बेस है। हम तो ऐसे नहीं बता सकते कि भाई ये एसिड है ये बेस है, तो आइडेंटिफाई कैसे करें। तो ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो सबसे पहला चीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का, मतलब पहला चीज़ जो कि है इंडिकेटर। इंडिकेटर, अब ये इंडिकेटर कैसा चीज़ होता है? इंडिकेटर डेफिनेशन बोले तो एन इंडिकेटर इज बेसिकली अ डाई दैट चेंजेस इट्स कलर इन एन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। अब हो सकता है कि वो एसिडिक में चेंज कर ही नहीं रहा है, पर बेसिक में शायद कर रहा है, शायद बेसिक में नहीं कर रहा है तो शायद एसिडिक में कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। जैसे टर्मरिक की बात करें तो एक नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे कोई टर्मरिक का स्टेन लग जाए, उसके ऊपर जब आप सोप से रगड़ते हो शर्ट को, अगर किसी शर्ट पे लग जाए तो देखना कि रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है वो जो स्टेन लगा था, स्टेन ऑफ करी जिसमें, और करी में तो लोग टर्मरिक डालते हैं। तो एक नेचुरल इंडिकेटर है और इससे हम बता सकते हैं कि क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हुआ है, तो हम जब टर्मरिक जो इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर, इसको जब हम किसी बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ये इसका कलर चेंज करेगा और रेडिश ब्राउन में बदलेगा। अब हम कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात कर सकते हैं और ऐसे ही किसी भी इंडिकेटर का बात कर सकते हैं। जैसे कि जो इंडिकेटर्स हमेशा सबको पता होना ही चाहिए, जो है लिटमस। सबसे पहला जो कि है लिटमस। अब ये एक लिटमस रेड कलर का लिटमस होता है, ब्लू कलर का लिटमस होता है। अब ये लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड में एक पर्टिकुलर कलर चेंज करता है, बेसिक में एक अलग कलर चेंज करता है। जैसे कि अगर हम ब्लू लिटमस की बात करें, तो अगर किसी एसिडिक सोल्यूशन में इसको रखा जाए तो इसका जो कलर है वो चेंज होकर रेड बन जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा एसिडिक सोल्यूशन में। वैसे ही अगर किसी रेड लिटमस को हम ऐसे बेस में रखें, मतलब बेसिक सोल्यूशन को टेस्ट करें रेड लिटमस से, तो उसका जो कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे हम बता पाएंगे कि भाई ये बेस है, ये एसिड है। बहुत आसान बात है। ऐसे ही कुछ और इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है। और सबके जो है अपने अपने से कलर चेंज है, कोई रेड में कन्वर्ट होता है तो कोई येलो में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशंस में, बेसिकली तो ये ऑरेंज कलर का है। और येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है बेसिक सॉल्यूशंस में। वैसे ही और भी इंडिकेटर्स जैसे कि फिनोप्थिलिन, फिनोप्थिलिन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि जनरली कलरलेस होता है, पर जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशंस में रखते हैं तो भी ये कलरलेस ही रहता है, कोई चेंज नहीं दिखाई देता हमें। पर अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशंस में रखते हैं तो क्या होता है, तो एक कलर चेंज होता है और ये पिंक कलर में, अगर बेसिक में रखें फिनोप्थिलिन को तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा जो फिनोप्थिलिन सॉल्यूशन है वो। तो ये थी कुछ इंडिकेटर्स की बात। अब इसके बाद तो जैसे अब हमें ये पहचान करने की ये क्षमता हम में आ गई है कि भाई ये एसिड है, ये बेस है, और सॉल्ट तो अलग बात है। पहले एसिड बेस को समझना ज़रूरी है, तो पहले हम इसको मिटाते हैं। इतना तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। हाँ, तो अभी और एक क्वेश्चन आ सकता है लोगों के माइंड में कि क्या सिर्फ एसिड या बेस में ही चेंज होगा, या क्या किसी और
सोल्यूशन या किसी और तरह के मैटर सब्सटेंस में चेंज नहीं होगा? तो जी हाँ, होगा। जैसे कि कुछ गैसेस होते हैं, क्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस भी एक चेंज दिखाई देता है। अब वो क्यों होता है, क्यों ऐसा क्लोरीन गैस में होता है? ऐसे अमोनिया गैस में भी होता है, वाइट कलर में चेंज कर देता है वो, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो होते हैं, पर अभी इस गैसेस में कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, ये बात की बात है। और एक भी क्वेश्चन आ सकती है लोगों के माइंड में कि हम देख रहे हैं कि एसिड में जो हो रहा है ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो कन्वर्शन क्यों हो रहा है? तो इसमें कुछ बॉन्ड्स की बात आएगी, और जब हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे, तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे। तो अगर कोई भी एसिड को हम उठा लें, जैसे कि H2SO4, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें जो है, इसमें दो हमेशा आयन्स होते हैं। कोई भी एसिड की बात करें, उसमें एक H+ आयन होता है और कोई भी एक कैटायन होता है। अब मतलब, और कोई भी एक एनायन होता है, ये तो कैटायन है। कैटायन एनायन सबको पता हो, कैटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन, एनायन यानी कि नेगेटिवली चार्ज आयन, पता है ये बात सबको। तो ऐसा हमेशा होता है, और ये जो डिसोसिएशन हो रहा है, ये हमें तभी होता है जब इसको वाटर में डाइल्यूट किया गया हो। वाटर में अगर डाइल्यूट नहीं करेंगे तो ये डिसोसिएशन हमेशा इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो पाएगा। तो ये हमेशा ज़रूरी है, डाइल्यूशन। तो हम बेसिकली एसिड्स की बात करें तो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज पे आइए गौर करते हैं। तो एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिकेटर्स की ज़रूरत तो नहीं है, हमें थोड़ा सा समझ चुके हैं कि इंडिकेटर्स क्या कहते हैं बेसिकली। तो एसिड्स का जो पहला प्रॉपर्टी है वो है कि दे आर सार इन टेस्ट। बहुत आसान सा प्रॉपर्टी है कि सार खट्टे होते हैं टेस्ट में। दूसरा क्या है, तो दूसरा प्रॉपर्टी हमने अभी बताया कि अगर ब्लू लिटमस को डालें तो ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, रेड। हम किस इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, लिटमस की बात कर रहे हैं। फिनोल्फथालीन या मिथाइल ऑरेंज के साथ इसको मतलब गलत नहीं समझना, ये लिटमस की बात कर रहे हैं हम, ब्लू से रेड। सबको पता होगा, 7 में ही ये सब चीज़ें कवर हो चुकी है, फिर भी 10 में फिर से है, तो पढ़ना ज़रूरी है। और क्या बता सकते हैं कि ये जो एसिड्स होते हैं, हमने आयन की बात की, आयन्स, और आयन्स यानी कि चार्ज पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं से, तो हो रहा है। इसलिए तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, यानी कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे। उतना नहीं लिखते, बोल रहे हैं हम कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरली। अभी हम कुछ रिएक्शंस के माध्यम से समझेंगे कि एसिड्स का प्रॉपर्टी क्या है। तो चौथे प्रॉपर्टी पे गौर करते हैं। जब किसी एसिड का किसी मेटल के साथ रिएक्शन होता है, मान लेते हैं एक मेटल लिया है हमने Zn, पता होगा क्या है ये, जिंक मेटल है। इसका जब रिएक्शन होता है H2SO4 नाम के एसिड से, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या फॉर्म करता है? बहुत आसान बात है, ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2, ऐसा होता है। तो ये बहुत आसान सी बात है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है सब लोगों को कि ये जिंक इसलिए ही हाइड्रोजन को उसके सल्फेट से डिस्प्लेस कर पाया है क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता तो ये नहीं हो पाता। जैसे हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो वो नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा ऐसे। यह सबके साथ नहीं हो सकता, पर जो रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में ऊपर रहते हैं उनके साथ ज़रूर हो सकता है। और एक रिएक्शन पे गौर करते हैं। ये तो हमने क्या किया, एक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया। और एक चीज़ पे गौर करते हैं, अगर हम कोई और मेटल को ले ले, और मेटल को नहीं लेने वाला, असल में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट को लेने वाला है, तो चलो बेकिंग सोडा को लेते हैं। अब बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सबको पता होगा, जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाम से ही लिखते जाओ फॉर्मूला, आसान बात है। तो NaHCl3, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, HCl। ये कौन सा एसिड है भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पता होगा, जरूर पता होना चाहिए। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, NaCl नाम का एक सॉल्ट,
ये वही सॉल्ट है जो हम खाते हैं खाना खाने के वक्त। तो भैया एक तो NaCl फॉर्म और एक क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि काफ़ी हानिकारक माना जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी माना जाता है, और वाटर फॉर्म होगा। तो इससे हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता चल रही है। क्या ये क्या है, मेटल है। तो जब मेटल के साथ एसिड H2SO4 एक एसिड है रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है हमें, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली एसिड तो भाई एसिड ही है, यहाँ पे भी तो HCl एक एसिड ही है, पर यहाँ पे मेटल की जगह क्या कर रहे हैं, मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज कर रहे हैं, सिर्फ मेटल नहीं रहा। और उससे भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमें दिख रहा है, वही सॉल्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ और ही वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये दो और प्रॉपर्टीज पता चल गई कि जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जब एसिड किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो भी क्या होता है, पता चल गया हमें। आसान था बहुत। तो ये तो हो गया। और एक प्रॉपर्टी जो थी वो भी मैंने बता दी कि H+ आयंस जो होते हैं उसमें डिसोसिएट कर जाते हैं। बहुत आसान बात थी, वो भी बहुत आसान बात थी। तो यही था बेसिकली एसिड के जो प्रॉपर्टीज थे। इसके बाद बेसिस है, उसके बाद सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है, वो भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक वीडियो बनाने का। तो हम आशा रखते हैं कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। तो और एक लास्ट एक चीज़ बता देते हैं कि जो एसिड्स की बात कर रहे थे, तो एसिड्स कैसे हो सकते हैं, एसिड्स वीक एसिड भी हो सकते हैं या भाई स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है। जनरली जो मिनरल एसिड्स होते हैं यानी कि H2SO4 HCl ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री जहाँ आई वहाँ ही एक्सेप्शन, कोटा फैक्ट्री तो देखा होगा, है ना। तो H2CO3 ये क्या होता है भैया, कार्बोनिक एसिड होता है, पता होगा बहुतों को। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये एक वीक मिनरल एसिड है, एक्सेप्शन है। और मतलब वीक एसिड्स तो बहुत होते हैं। हम नेचुरल एसिड्स की बात करें, बेसिकली नेचुरल एसिड्स की बात करें तो विनेगर पता ही होगा, चाउमीन में देते हैं, काफ़ी चीज़ों में देते हैं। तो विनेगर जो होता है उसमें एसिड रहता है, एसिटिक एसिड रहता है। ऐसे ही साइट्रिक एसिड होता है। ऐसे एंड स्टिंग की बात करें तो एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है जिसको मीथेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे एसिड के कुछ फार्मूलाज होते हैं और इनको याद रखना उतना मैंडेटरी तो नहीं है, पर रखे तो नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है, और कैसे आ ही सकता है तो याद रखना ही अच्छी बात है। तो अभी फाइनली आशा करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी जो भी नॉलेज है और किसी और से नॉलेज लेके आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने की, उनको उनकी आंसर पूरी तरीके से देने की। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ी सुविधा हो। अगर ऐसे बुक की बातें बताई है पर फिर भी समझने के लिए शायद सुविधा हो, जो लोग थोड़े आलसी है पढ़ना नहीं चाहते ज़्यादा, उनके लिए शायद सुविधा हो। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबा दीजिएगा। गुड बाय, थैंक यू।